हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो जिसके तहत हम लोग कंडक्ट कर रहे थे एक मार्गदर्शक सीरीज। ये डेली शाम 6 बजे इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके तहत आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। जिसके तहत हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर्स, स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी अलग टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैथ्स, रीजनिंग। ये धीरे धीरे ऐड होते जाएगा। आज के सेशन में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस सबका सेम ही है। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके तहत हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज। तो सब्जेक्ट नॉलेज सभी सेशन में रहेगा, क्योंकि इससे टोटल 20 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है सब्जेक्ट नॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, केवल गरीबी उन्मूलन से आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डे एनआरएलएम की रणनीतिक दृष्टि को दर्शाता है। तो ये हमें पता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। लेकिन यहाँ गरीबी उन्मूलन को छोड़ के बाकी इस ऑप्शन में से कौन सा इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट, यानी कि दीर्घकालिक सशक्तिकरण हेतु मजबूत सामुदायिक संस्था बनाना। देखिए, ये केवल गरीबी हटाने तक सीमित नहीं है एनआरएलएम, बल्कि स्वयं संचालित संस्थान जो होती है, जैसे कि आपका एसएसजी हो गया, बीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन, और सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ये बनाकर ग्रामीण गरीबों को अधिकार मांगने, वित्तीय सेवाएं लेने और सतत आजीविका यानी कि टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सशक्त करता है। सिर्फ गरीबी हटाना इसका या फिर गरीबी उन्मूलन करना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बाकी भी कई सारे इसके उद्देश्य हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एसपीएमयू यानी कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एसएसजी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है। एनआरएलएम की संरचना के अनुसार कौन सी इकाई इसे राष्ट्रीय दिशा निर्देशों से संरेखित करती है। कहने का मतलब कि देखिए, ये स्टेट मैनेजमेंट एक बॉडी है, स्टेट लेवल की एक बॉडी है। तो एसएसजी के लिए ये क्या कर रही है, ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर रही है। ये किसके अंतर्गत काम करती है, जितना भी है आपका एसपीएमयू, डीएमएमयू, सीएलएफ वगैरह, ये सब कुछ एनआरएलएम के अंतर्गत आती है। एक तरीके की संस्था होती है ये। तो एनआरएलएम के स्ट्रक्चर के अनुसार कौन सा इकाई इसे राष्ट्रीय दिशा निर्देशों से अलाइन करती है, मतलब उससे संरेखित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई। नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट नीति, दिशा निर्देश, प्रशिक्षण ढांचा देता है और राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित करता है। जबकि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट क्या है, उसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढालता है। तो ये नेशनल लेवल पे स्कीम बना दी, और स्टेट क्या है, उसके अपने जिस भी स्टेट में यह लागू हो रहा है वह अपने एक मतलब परिस्थिति के अनुसार उसे ढालता है। और डीएमएमयू क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। अगर हम लोग मैनेजमेंट यूनिट की स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ऊपर होता है आपका नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट, उसके बाद होता है स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, फिर आया आपका नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, और सबसे नीचे होता है आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो ये सब क्या करती हैं, ये स्थानीय स्तर पे लागू करती है, आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट और आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट। तो आप लोगों की रिक्रूटमेंट जो होगी बीआरएलपीएस के तहत, जीविका के तहत, वह बीपीआईयू में ही होगी, ना कि आपका डिस्ट्रिक्ट पे होगा या फिर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पे होगा। आपकी जो रिक्रूटमेंट है वह बीपीआईयू, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट में भी क्लियर किया हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में एक एसएसजी महासंघ कृषि विभाग के साथ मिलकर जैविक खेती को बढ़ावा देता है। एनआरएलएम का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है। तो यहाँ एक कंडीशन दे रखा है कि बिहार में एक एसएसजी फेडरेशन है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जैविक खेती को यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को यह बढ़ावा दे रहा है। तो एनआरएलएम का कौन सा सिद्धांत इसमें यूज हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्वर्जेंस, जिसको बोलते हैं अभिसरण। कन्वर्जेंस कहने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे स्कीम को आप क्या करिए एक ही में मिला दीजिए। देखिए, अगर किसी जगह पे हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है किसी गांव में ही, तो हम लोग सिर्फ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने से तो डेवलपमेंट होगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें क्या करना होगा, उन्हें आजीविका भी प्रदान करना होगा। उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार प्रदान कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपका बाकी एनर्जी से रिलेटेड भी हम लोग कुछ चीज दे रहे हैं, ऊर्जा से रिलेटेड, जैसे उज्ज्वला स्कीम वगैरह हो गया। तो एक ही तरीके से एक ही जगह पे अगर कई सारे स्कीम्स को हम लोग वहां पे मिला के यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है कन्वर्जेंस, ना कि सभी स्कीम्स को एक में मिला के हम लोग नया स्कीम तैयार कर देते हैं। इस चीज से आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ये चीज आप लोग आगे जाके पढ़िएगा, कन्वर्जेंस इसका कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है।
तो एसएसजी अनेक संस्थाओं का लाभ उठा सकते हैं इसके तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनआरएलएम में महिला एसएसजी को मिशन की आधारशिला क्यों माना जाता है? क्यों हम लोग ये बोलते हैं कि एसएसजी के ही मदद से एनआरएलएम के जितने भी काम हो रहे हैं वो इसी के मदद से हो रहे हैं, एसएसजी के मदद से ही। तो क्वेश्चन में बेसिकली वही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वे सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। देखिए अब किसी एक इंसान को अगर हम लोग कोई स्कीम या फिर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो एनआरएलएम के तहत क्या किया गया कि कई सारे एक तरीके के लोग जैसे कि गरीब ही होते हैं, उनको क्या किया गया, एक ग्रुप में संगठित कर दिया गया जिसको नाम दिया गया है एसएसजी। अगर एक बार में 10 से 15 मेंबर्स, जैसे कि एसएसजी में मिनिमम आपका 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 20 मेंबर्स है। अगर सपोज करिए हम मैक्सिमम मेंबर लेके चल रहे हैं कि एक एसएसजी को ही हमने उस जगह पे डेवलप किया, तो वहां की 20 महिलाओं की जो जीवन स्थिति है, आजीविका को हमने सुधार दिया। तो इससे क्या होगा, बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे और सरकार को जो स्कीम है ये आपका गरीबी उन्मूलन का, वह उसको यूज करने में बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए एसएसजी के माध्यम से ही जितने भी एनआरएलएम के काम होते हैं वो किए जाते हैं। यही एसएसजी, कई सारे एसएसजी का ग्रुप्स मिलके एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है और कई सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण मतलब एक साथ होके एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण किया जाता है। तो ये सब चीज धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है, एनआरएलएम का वित्त पोषण सामान्यतः केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में होता है, पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर? तो यहाँ जनरल स्टेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60:40। तो ये मैंने स्कीम में भी आपको बताया है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं यानी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, उसमें क्या होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो नॉर्मल स्टेट के लिए क्या होता है उनका पोर्शन 60-40, 60% उस फंड, जो भी फंड हो रहा है उसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 40% जिस भी स्टेट में लागू हो रहा है वहां की स्टेट गवर्नमेंट। यही चीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट और कुछ स्पेशल स्टेट होते हैं जैसे कि हिमालयन स्टेट, उसमें ये चीज चेंज हो जाता है। वहां पे रेशियो है आपका 90:10 का। कोई भी फंड है, कोई भी स्कीम वहां लागू हो रही है तो उसमें जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं उसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 10% उस नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर स्पेशल स्टेट में जो भी वहां की सरकार है वो 10% उसका बियर करेगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एनआरएलएम की रूपरेखा पर किस अंतरराष्ट्रीय निकाय के गरीबी उन्मूलन मॉडल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो एनआरएलएम की जो ऑब्जेक्टिव है गरीबी उन्मूलन, ये बेसिकली किस इंटरनेशनल बॉडी से मतलब सबसे ज्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है, किस इंटरनेशनल बॉडी का ये मॉड्यूल इसने अपनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक का एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। ये देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया था। ये सब जो एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने ही सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद एनआरएलएम ने इसको देख के, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का भी रोल है एनआरएलएम में, वर्ल्ड बैंक भी इसको फंडिंग करती है, लेकिन अभी के टाइम में वर्ल्ड बैंक नहीं करती है। इधर 1-2 साल से वर्ल्ड बैंक पीछे हट गई है। अब सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें फंडिंग करती है और बाकी थोड़े बहुत आपका एनजीओज वगैरह इसमें फंड करते हैं, लेकिन स्टार्ट वर्ल्ड बैंक ही किया था और उसके ही बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे, मॉड्यूल्स थे, उसी को एनआरएलएम के तहत अपनाया गया है। तो एनआरएलएम को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्ल्ड बैंक समर्थित परियोजनाओं से बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिली है, जहां पे एसएसजी बैंक लिंकेज यानी कि एसएसजी को बैंक से जोड़ना और सामाजिक लामबंदी यानी कि सोशल मोबिलाइजेशन की सफलता दिखी है इन सब चीजों से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एनआरएलएम के अनुसार एसएसजी गठन में प्राथमिकता किन परिवारों को दी जाती है? तो एसएसजी में बेसिकली किस तरीके के फैमिली के लोगों को इंक्लूड किया जाता है, उनकी महिलाओं को इंक्लूड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे गरीब और कमजोर समूह। तो एनआरएलएम सार्वभौमिक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करता है जिसका लक्ष्य है एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग और सबसे गरीब महिलाएं, इन सब पे ज्यादा फोकस करती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन एसएसजी फंड का अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण करता है, मतलब कि उसका इवैल्यूएशन करता है, तो एनआरएलएम की कौन सा मूल्य यहाँ पे लागू हो रहा है? मतलब मूल्य कहने का मतलब वैल्यू लागू हो रहा है। ये आगे हम लोग इसके सिलेबस में दिया गया है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के, कि ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके क्या वैल्यूज होते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि एसएसजी में जो भी फंड आता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो फंड दिया जाता है उसमें उसका अगर विलेज ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कर रही है, ऑडिट कर रही है, तो वह एनआरएलएम की किस वैल्यू को दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
पारदर्शिता और जवाबदेही। विलेज ऑर्गेनाइजेशन कोई फंड दे रही है एसएसजी को, तो जाहिर सा बात है उस फंड पे ऑडिट तो करेगी ही। उससे क्या होगा, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी कि हाँ भैया ये फंड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और उसके लिए वो जवाबदेही भी बनेंगे। तो ये चीज, ये जो वैल्यू है यहाँ पे लागू हो रही है एनआरएलएम की। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एनआरएलएम में उत्पादक समूह यानी कि प्रोड्यूसर ग्रुप्स और उद्यमों यानी एंटरप्राइज, कहने का मतलब कि ये छोटे मोटे एंटरप्राइज होते हैं, बहुत बड़े लेवल के नहीं, क्योंकि ग्राम स्तर पे हमें बहुत छोटे मोटे उद्योग देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल हो गया हस्तशिल्प बनाना, हथकरघा बनाना, चटाई बनाना, यही सब टाइप के एंटरप्राइजेस वहां पे होते हैं। उनको बढ़ावा देना किस घटक के अंतर्गत आता है, यानी कि एनआरएलएम के किस कंपोनेंट के अंतर्गत आता है इनका ये बढ़ावा देना, प्रोड्यूसर ग्रुप्स का और एंटरप्राइज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी कि आजीविका संवर्धन। तो एनआरएलएम क्या है, आजीविका संवर्धन के तहत कौशल विकास करती है, उत्पादक समूह और उद्यम सहायता प्रदान करती है ताकि गरीब परिवार आत्मनिर्भर आय की ओर बढ़ सके। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्या करती है, कृषि में योगदान देती है, किस जो भी सपोर्ट होता है वो कृषि में ही सपोर्ट देती है, ऐसा नहीं है। एनआरएलएम क्या करती है कि आपका ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई स्किल है, वो चाहते हैं कि नहीं ये वो चटाई बुनाई ही बना रहे हैं, तो उसके तहत उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि आप इसको और बेहतर से कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। फंड्स वगैरह का इंतजाम करवा देती है एनआरएलएम, उनको प्रोवाइड करवा देती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि हाँ आप इसको बना के कैसे बेहतर मार्केट में इसको बेच सकते हैं ताकि जो आपकी आजीविका है वह सुधरे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। एनआरएलएम पदानुक्रम में, यानी कि एनआरएलएम में एक हिरार्की है, क्लस्टर लेवल पे एसएसजी का महासंघ कौन सा संस्थान होता है। तो देखिए हमने एसएसजी के बारे में पढ़ा था, सबसे निचला स्तर होता है एसएसजी, इसके ऊपर क्या होता है फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसके ऊपर क्या होता है आपका सीएलएफ। तो ऐसा नहीं कि इसमें अलग लोग होते हैं, बहुत सारे एसएसजी मिलके एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक सीएलएफ का यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि एसएसजी का महासंघ कौन सा है क्लस्टर लेवल पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लस्टर स्तरीय महासंघ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन। सीएलएफ क्या है, सीएलएफ अनेक एसएसजी और वीओ को जोड़कर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, बड़े फंड का प्रबंधन करता है, और एसएसजी व सरकारी संस्थानों के बीच में सेतु का कार्य करता है। देखिए एसएसजी में कितने 10 से 20 महिलाएं हैं, इसका फायदा क्या है इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। एसएसजी में 15 से 20 महिलाएं हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम को सरकार के सामने रखती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए विलेज ऑर्गेनाइजेशन पे आइए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, 15 से 20 एसएसजी मिलके एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं। तो वहां पे आप देखिए लोगों की संख्या कितनी हो गई, लेकिन वहां पे भी अगर कोई चीज बोला जा रहा है तो बहुत ज्यादा ये क्या हो रहा है, इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ रहा है उस बात का, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा। तो फिर क्या किया गया कि बहुत सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि 15 से 20 विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक सीएलएफ बनाया गया। अब सीएलएफ में आप इमेजिन करिए कि कितना उसमें लोग होंगे, कितने महिलाएं उसमें जुड़ी हुई होंगी, और ये एक तरीके का सामूहिक आवाज हो गया। तो सरकार के सामने अगर एक सीएलएफ किसी प्रॉब्लम को पेश कर रही है तो उस समय आप स्थिति देखिए कि उस बात का कितना वजन होगा। यह इंस्टीट्यूट निर्माण करने का यही उद्देश्य था। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सब्जेक्ट नॉलेज का 10 क्वेश्चन। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आप लोग आंसर करते जाइएगा, और थ्योरी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियोस, उसको आप लोग 2-3 बार ध्यान से देखिए, तभी जाके ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करते रहूंगा। अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। विंडोज में किसी फाइल को चुनकर, यानी कि विंडोज में किसी फाइल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाते हैं तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ये सभी को पता है, लेकिन बहुत लोगों को ये इसका आंसर नहीं आता है। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। जैसे कोई भी फाइल है आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे भी, अगर आप उसको डिलीट करते हैं, फाइल कहने का मतलब कि कोई एमएस वर्ड का फाइल हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर कोई इमेज हो सकता है, आप उसको डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है, पूरा डिलीट नहीं होता, आपके कंप्यूटर से पूरा डिलीट नहीं होता, वह उसके रिसाइकिल बिन में चला जाता है, वहां से वापस आप फिर ला सकते हैं। लेकिन उसको जब आप डिलीट करने के बाद शिफ्ट बटन आप प्रेस कर देते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो वह कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। वह वापस लाया जा सकता है, लेकिन वह इजी प्रोसेस नहीं है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। लेकिन यूजुअली क्या है कि वह डिलीट हो जाती है कंप्लीटली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब आप कंप्यूटर में यूएसबी माउस लगाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्वतः उसे पहचान कर ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
देखिए माउस दो तरीके का होता है, एक आपका यूएसबी माउस होता है और एक पहले के ज़माने में चलता था, उसका जो पिन होता है, वह इस तरीके का सर्कुलर होता था। अभी मोस्टली यूएसबी माउस आ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, इस तरीके का उसके हेड पे लगा हुआ होता था। इसको बोलते थे हम लोग कौन सा जैक, तो PS2। ये इस तरीके से लिखा हुआ रहता था। अभी भी आप अपने सीपीयू कैबिनेट के पीछे देखिएगा, दो इस तरीके का पोर्ट बना हुआ होगा, एक कीबोर्ड के लिए, एक माउस के लिए। लेकिन अभी क्या है, सारा जो कीबोर्ड और माउस है वो आपका यूएसबी का ही आ रहा है। ये मार्केट में बहुत रेयर ही मिलेगा आपको। तो यूएसबी माउस जब हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके इंस्टॉल कर देता है उसमें एक ड्राइवर। वो चीज़ वहाँ सिस्टम पूछ रहा है कि वो चीज़ बेसिकली है क्या? उसको बोला जाता है प्लग एंड पे, ऑप्शन बी, प्लग एंड प्ले। तो ये एक तरीके का विंडोज़ में ही फाइल होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है जो खुद ब खुद इंस्टॉल कर जाता है। जब हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। बाकी बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, उनको हमको इंस्टॉल करना होता है। जैसे प्रिंटर हम लोग कनेक्ट करिएगा यूएसबी केबल के थ्रू, तो प्रिंटर इंस्टॉल वहाँ पे अटैच हो जाएगा। प्रिंटर को कंप्यूटर डिटेक्ट भी कर लेगा, लेकिन वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर हमको उस प्रिंटर के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या है कि माउस के लिए हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे उसको प्लग करते हैं और वह काम करना शुरू कर देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर लेजर प्रिंटर हल्का प्रिंट देने लगे तो किस कंपोनेंट में सबसे अधिक समस्या हो सकती है? तो ये देखिए फंक्शनिंग पे पूछ रहा है कि अगर लेजर प्रिंटर हम लोग यूज कर रहे हैं और प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, वो कुछ आपका हल्का उस पे इंक स्प्रे हो रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वह किस वजह से हो सकती है, वह प्रॉब्लम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोनर कार्ट्रिज में प्रॉब्लम है। टोनर कार्ट्रिज उसमें इस्तेमाल होता है आपका लेजर प्रिंटर में, और उसमें जो इंक इस्तेमाल होता है वो इंक नहीं रहता बल्कि वो पाउडर उसमें रिफिल किया जाता है। तो टोनर कार्ट्रिज देखिए कुछ इस तरीके का होता है लेजर प्रिंटर का। ये पूरा इस तरीके का रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को ओपन करते हैं और एक ब्लैक पाउडर होता है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक पाउडर हम लोग यहाँ पे ये फिल करते हैं, तब जाके ये प्रिंट करना शुरू करता है। बाकी ये सब चीज जो है ड्रम यूनिट से क्या होता है कि वो पेपर को आगे पीछे करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक उपयोगकर्ता यानी कि कोई यूजर है, कहता है कि उसका वायरलेस माउस बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे अधिक समस्या किस में हो सकती है? आप लोग वायरलेस माउस यूज कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने बताया था कि माउस और कीबोर्ड वायर वाला आता है, यूएसबी माउस वाला। लेकिन अब क्या है कि वह वायरलेस आ रहा है, मतलब कि उसको हम लोग वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ ऑप्शंस में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसबी का जो रिसीवर डोंगल होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि ये कनेक्ट कैसे होता है हमारे सिस्टम से, जब आप खरीदिएगा यूएसबी माउस या फिर कीबोर्ड, बहुत सारा कॉम्बो में भी आता है कि आपका माउस और कीबोर्ड एक साथ आपको मिलेगा, और उसके लिए एक छोटा सा डोंगल होता है, पेन ड्राइव की तरह ही होता है। वो क्या करता है, रिसीवर होता है, वो सिग्नल सेंड करता है, आपका कीबोर्ड और माउस उसके जरिए ही कनेक्ट होता है। तो अगर बार बार आपका माउस डिस्कनेक्ट हो जा रहा है या फिर कीबोर्ड डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो यूएसबी रिसीवर डोंगल में ही प्रॉब्लम है। उसमें हो सकता है मॉइस्चर आ गया हो या फिर आपका टूट टूट गया हो, यही चीज प्रॉब्लम हो सकती है। माउस सेंसर से क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा बल्कि माउस सेंसर वो जगह पे उसको रीड नहीं कर पाएगा। अगर आप यूएसबी माउस को, जो आपका ऑप्टिकल माउस है जिसमें लेजर बीम होता है नीचे की तरफ, अगर उसको आप किसी ग्लास पे रख के यूज करिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास पे, वह काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको टेबल पे ही यूज करना होगा जहां से उसका लेजर बीम जो है वह पास नहीं हो सके। रैम का इससे कोई लेना देना नहीं है और हार्ड डिस्क का भी कोई लेना देना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगर वाईफाई राउटर धातु की अलमारी में रखा जाए तो मुख्यतः समस्या क्या होगी? जैसे यहाँ एक कंडीशन दे रखा है कि जो वाईफाई राउटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको अगर हम लोग कोई मेटल बॉक्स में या फिर मेटल अलमारी में हम लोग रख देते हैं तो क्या समस्या आएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिग्नल ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए वाईफाई राउटर जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड कर रहा है, अगर हमने उसको एक मेटल के बॉक्स में बंद कर दिया तो क्या होगा, ये वेव्स जो है बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगा, मेटल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर ही रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आएगी सिग्नल में। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक पीसी का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे पर काम कर रहा है तो सबसे सही कदम क्या होगा? जैसे कि यहाँ कंडीशन दिया गया है कि आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं या फिर पेन ड्राइव ही यूज कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पे लगा रहे हैं तो वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, उसको रीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरे के आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे उसको
इंसर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ पे वो ईजिली रीड कर पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पूछ रहा है कि सबसे बेहतर कदम क्या होगा आपको अपने कंप्यूटर पे उसको ठीक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप क्या करिए, यूएसबी ड्राइवर को अपडेट करिए। आपके कंप्यूटर में आप जाइएगा, माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी रहता है, उस पर आप राइट क्लिक करिएगा, वहाँ पे आएगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के नीचे आपका एक यूएसबी रहता है, जैसे जितने यूएसबी पोर्ट रहेंगे उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए रहेगा। आप क्या करिए, सभी को अपडेट कर दीजिए। जब सभी को आप अपडेट कर दीजिएगा उसका ड्राइवर को, उसको अपडेट करने के लिए कुछ नहीं है, बस वहाँ पे राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, अगर उसका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है तो उसको नए सिरे से, मतलब उसके वेबसाइट से, इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें चाहिए, इंटरनेट के माध्यम से वहाँ उस वेबसाइट पे जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पे, और वहाँ से वो ड्राइवर जो भी लेटेस्ट होगा वह डाउनलोड कर देगा और इंस्टॉल भी कर देगा। तब आपका हार्ड डिस्क उस केस में रीड करने लगेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। यदि लैपटॉप बैटरी चार्ज करने के बाद भी जल्दी खत्म हो रही है तो समस्या किससे जुड़ी हुई है? लैपटॉप बैटरी अगर जल्दी जल्दी ड्रेन हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैटरी की स्थिति खराब होना। पावर सप्लाई यूनिट से क्या होगा, वो चार्ज ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज होया हुआ है, कंप्लीट 100% है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, वो बैकअप देता है 7 से 8 घंटा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, साल 2 साल के बाद वह उसका जो बैकअप है वह कम हो जाता है। तो वही बैटरी का जो हेल्थ है वह खराब हो रहा है। एक कंप्यूटर यूएसबी प्रिंटर को नहीं पहचान रहा है, सबसे पहले किसे जांचना चाहिए? तो यहाँ एक कंडीशन दे दिया गया है कि एक प्रिंटर है, उसे हमने यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, लेकिन फिर भी हमारा कंप्यूटर उसे पहचान नहीं रहा। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा? तो सबसे पहले हमें जांचना होगा प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन। प्रिंटर ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए कंडीशन को मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आपके पास एक प्रिंटर ऑलरेडी है एचपी कंपनी का, और आप क्या चाहते हैं कि एक और दूसरा प्रिंटर आप अटैच करना चाहते हैं ऐसे चेक करने के लिए अपने कंप्यूटर पे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, एक दूसरा प्रिंटर लाया, जो भी हो, क्या आपका कैनन हो गया या फिर और भी बहुत सारे कंपनीज होते हैं, आपने एक कैनन का एक प्रिंटर लाया, उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में। लेकिन वो क्या कर रहा है, पहचान तो रहा है, पहचान नहीं बल्कि डिटेक्ट हो रहा है कि हाँ एक यूएसबी कंपोनेंट है वह इस पे अटैच हुआ है। वो क्या करेगा, ऑन ऑफ वगैरह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं प्रिंट कर पाएगा? क्योंकि हमने इसका ड्राइवर नहीं इंस्टॉल किया है। ये अभी तक सिर्फ इसको पहचान रहा है, इसको नहीं पहचान पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, फिर से कैनन का जो भी मॉडल होता है उसके लिए ड्राइवर हमें इंटरनेट से या तो डाउनलोड करेंगे या फिर इसके बॉक्स में ही एक सीडी रहता है, उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सीडी देखिए बहुत अब कम ही कंपनीज प्रोवाइड करती है, क्योंकि अभी जो भी लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उसमें सीडी ड्राइव नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं कि सीधे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप ड्राइवर इसका डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मॉडल नंबर वगैरह बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संदर्भ में, हमें बताना है कि इन सब स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला क्या है कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, यह लेजर प्रिंटर से तेज और शांत होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, तो इनका प्रयोग प्रायः बहुप्रतिलिपि फॉर्म और रसीदों में होता है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1 and 3, यानी कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और इनका प्रयोग बेसिकली बहुप्रतिलिपि फॉर्म या फिर रसीद निकालने के लिए किया जाता है। ये फास्ट तो एकदम नहीं होते लेजर प्रिंटर से। लेजर प्रिंटर क्या है, ये तो इंकजेट से भी फास्ट नहीं होते, इंकजेट से बहुत ज्यादा फास्ट होता है आपका लेजर प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब कि ये पेपर के कांटेक्ट में आके प्रिंट करते हैं। जो इसका ये होता है प्रिंट हेड, ये हमेशा पेपर के कांटेक्ट में रहता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे देखिए एक चैनल लगा हुआ होता है, ये प्रिंट करना है तो यहाँ से ये प्रिंट करना स्टार्ट करता है, इस तरफ जाता है और उस समय इतना आवाज होता है, मतलब आप इरिटेट हो जाइएगा। फिर ये वापस आएगा, फिर दूसरा लाइन को प्रिंट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर तीसरा लाइन को इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो ये तेज तो नहीं होता, बहुत ज्यादा स्लो होता है और बहुत ये आवाज करता है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सही नहीं होगा। तीसरा क्या है, इसमें हम लोग कार्बन कॉपी निकाल सकते हैं, लेकिन लेजर प्रिंटर इंकजेट में हम लोग कार्बन कॉपी नहीं निकाल सकते। कार्बन कब काम करता है, जब आप पेपर पे कांटेक्ट बना रहे हैं, मतलब पेन से आप लिख रहे हैं, तभी जाके वह दूसरी तरफ छपता है। लेजर प्रिंटर और इंकजेट में क्या होता है कि इंक स्प्रे किया जाता है, तो उसमें तो खैर कभी भी कार्बन कॉपी नहीं निकल सकता। यहाँ पे कार्बन कॉपी निकलता है। ये पेज के पीछे हम लोग, इसमें अलग प्रकार का पेज भी लगता है। आपने देखा होगा रेलवे टिकट्स वगैरह जब आप लोग लेने जाते होंगे या फिर कहीं बाइक सर्विस कराने जाते हैं, तो इसी तरीके का प्रिंटर लगा होता है, क्योंकि उनको एक ही बार में मल्टीपल कॉपीज चाहिए। जो पेज भी इसमें लगता है काफी वो सस्ता क्वालिटी का पेज होता है, और उसमें आप एक बार में 2 पेज लगा सकते हैं, 2 या 3 पेज भी लगा सकते हैं, और सबके पीछे कार्बन।
तो ये क्या करेगा, एक ही बार में प्रिंट करेगा और बाकी पे उसका कार्बन कॉपी छप जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डेटा इनपुट के लिए ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारकोड स्कैनर। ये देखिए एक तरीके का इनपुट डिवाइस ही है। यहाँ पूछ रहा है कि इनपुट तो है, डेटा को इनपुट कराता है, लेकिन ऑप्टिकल तकनीक से, उसमें लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक क्या है, ये भी इनपुट है, लेकिन इसे हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं या फिर वायरलेसली, तो इसमें किसी तरीके का ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होता। टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लैपटॉप के आगे आपका दिया रहता है उसको बोलते हैं टच पैड। और माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं तभी जाके वॉइस जो है वो इनपुट होती है। बारकोड स्कैनर आपने शॉपिंग वगैरह किया होगा तो देखे होंगे, कुछ इस तरीके से हाथ में ले रखते हैं। अब देखिए इससे लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि कोविड के दौरान जो हमारा चेक किया जा रहा वो पायरोमीटर होता है, उससे टेम्परेचर नापा जाता है, लेकिन ये क्या होता है आपका बारकोड स्कैनर, जो प्रोडक्ट के पीछे इस तरीके के बारकोड दिए रहते हैं। तो ये डिवाइस को क्या करते हैं, उसको क्लिक करके स्कैन करते हैं, इसके जरिए लेजर बीम निकलता है और लेजर बीम इसको रीड कर देता है। रीड करने के बाद ये कंप्यूटर में इनपुट जाता है कि इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा कंप्यूटर्स का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो मैंने आज नया इंक्लूड किया है प्रैक्टिस सेट 3 में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हम लोग दोनों देखेंगे। यहाँ थोड़े क्वेश्चंस के नेचर मैंने बदले हैं इसमें, और थोड़ा सा जो भी अभी एग्जाम हो रहा है, चाहे बीपीएससी हो गया, बीपीएससी 71 या फिर एएसओ, उसके संदर्भ में मैंने इस क्वेश्चंस को बनाया है। हो सकता है जीविका भी यही फॉलो करे। तो अगर सेशन में मजा आ रहा होगा तो आप लोग लाइक बटन दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब चलिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर्ट लैम्प और उसके पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हर्ट लैम्प के संदर्भ में 3 कथन दिया गया है, हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। चलिए एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। जो हर्ट लैम्प है यह एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाला लघु कथाओं यानी कि शॉर्ट स्टोरीज का पहला संग्रह है। ये एक तरीके का पहला कलेक्शन है। अब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। तो यह पुरस्कार जीतने वाली कन्नड़ से अनुवादित पहली कृति है। और तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट, केवल लेखक को ही पुरस्कार राशि मिलती है, अनुवादक को एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट बेसिकली मिलता है। तो हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है, यानी कि यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाला लघु कथाओं का पहला संग्रह है और इसके राइटर हैं बानू मुश्ताक जी। ये एक कन्नड़ भाषा में, ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि राशि जो है वह लिखने वाले को भी और ट्रांसलेट करने वाले को भी आपका बराबर रूप से मिलता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जा रहा है। देखिए ये हर्ट लैम्प से रिलेटेड बीपीएससी 71 में भी क्वेश्चन आया था कि बानू मुश्ताक जी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है किस बुक के लिए, तो उसका राइट आंसर होता है आपका हर्ट लैम्प। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा और वितरण कब निर्धारित है? तो देखिए यूजुअली क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज 2024 में किन्हें मिला है, अभी 2025 तो मिलना बाकी है, अभी उसकी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। लेकिन क्वेश्चन यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, लेकिन जैसा एग्जाम का प्रवृत्ति हो रहा है मैंने सोचा कि कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करवाऊं। नोबेल पीस प्राइज की घोषणा, यहाँ पूछ रहा है कि घोषणा कब किया जाएगा और उसको वितरित कब किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह घोषणा किया जाएगा 10 अक्टूबर 2025 को और इसको वितरित यानी कि प्रदान कब किया जाएगा तो 10 दिसंबर 2025 को। हर साल यही शेड्यूल को ये फॉलो करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो यूजुअली देखिए पूछा जाता है ऑस्कर्स हो गया या फिर आपका फिल्म फेयर, लेकिन बाफ्टा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे ही टॉपिक्स रखे हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है और एग्जाम में भी वही पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्क्लेव। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बाफ्टा अवार्ड्स बेसिकली होता क्या है। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये क्या है, किस तरीके का अवार्ड है? तो ये एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है, मतलब हर साल ये प्रदान किया जाता है, जिसे बाफ्टा संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ये संस्था बेसिकली यूके की एक स्वतंत्र चैरिटी है जो मूविंग इमेज जैसे कि फिल्म हो गया, टीवी हो गया या फिर गेम्स की कला को ये बढ़ावा देती है। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1947 में बाफ्टा अवार्ड्स की। और इसमें कौन कौन सी श्रेणियां को इंक्लूड किया जाता है, जैसे फिल्म हो गया, टेलीविजन हो गया, बच्चों का मीडिया और वीडियो गेम्स। इसको वैश्विक पहचान कैसे मिलती है? तो इसे ब्रिटेन का ऑस्कर भी बोला जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं टीवी निर्माण में उत्कृष्टता को सम्मानित करना।
अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का वह कौन सा पुरस्कार है जिसे बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और जो वार्षिक रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कई सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बेसिकली यही बोल रहा है कि बच्चों को प्रदान किए जाने वाला एक अवार्ड है जिसको बोला जाता है कि वो बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जैसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नवाचार, शिक्षा, कला संस्कृति, बहादुरी और खेल जैसे क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा टॉपिक है, और यह क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड है, मतलब कि पूरा आपको कंसेप्ट इसमें लगाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में सही है? कई सारे स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, वर्ष 2025 में टोटल 139 पद्म अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, मतलब यह दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड थे। और सबसे लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया गया है? तो पद्म अवार्ड 2025 में कई सारे अवार्ड्स ऐसे हैं जो पोस्ट ह्यूमस यानी कि मरणोपरांत प्रदान किया गया है। हमें बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। टोटल 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से 7 पद्म विभूषण था, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, और बहुत सारे लोगों को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है हर सेक्शन में, जैसे पद्म विभूषण में भी, पद्म भूषण में भी और पद्मश्री में भी। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। ये जो पद्म अवार्ड होते हैं, भारत रत्न के बाद ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें कुछ कैटेगरीज होते हैं, मतलब कि इसकी श्रेणी होती है। सबसे ऊपर होता है आपका पद्म विभूषण, उससे नीचे होता है आपका पद्म भूषण, और सबसे नीचे होता है आपका पद्मश्री। तो किसी भी जो भी इंसान को यह अवार्ड मिला है, डायरेक्टली ये पद्म विभूषण नहीं मिल सकता, पहले उनको पद्मश्री मिलेगा, उसके बाद उनका देखा जाएगा योगदान कैसा है, 2-3 साल बाद हो या फिर अगले साल ही हो सकता है कि उनको पद्म भूषण मिले, और फिर उसके बाद जब उनका योगदान बढ़ते जा रहा है और उनकी उत्कृष्टता बहुत अच्छी है, तब जाके उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगला टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 क्वेश्चन कहाँ से दे दिया जाएगा, तो हमें सब कुछ जानने की जरूरत है। देखिए इससे रिलेटेड यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोज अपलोडेड हैं, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसमें अपलोड होते जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जिसको हम लोग यूएन भी बोलते हैं या फिर यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए एग्जाम की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन के बारे में पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। तो इसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और तीसरा क्या बोल रहा है कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, यानी कि मेंबर नेशंस हैं। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और 3 सही है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, बल्कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है, और इसके वर्तमान में टोटल जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वह 193 है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही हो रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन डे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी WTO के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, इसे 1995 में GATT यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की जगह ली थी इसने। दूसरा है इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और तीसरा यह राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित है। तो हमें बताना है WTO के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है, बाकी स्टेटमेंट 2 गलत है। ये 1995 के पहले GATT के नाम से जाना जाता था, यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, लेकिन 1995 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में नहीं है, बल्कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और तीसरा क्या है, जैसा ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित है। ये बेसिकली देखता है कि जो व्यापार हो रहा है राष्ट्रों के बीच में, वह व्यापार अच्छे तरीके से हो, उसमें किसी तरीके का कोई करप्शन या फिर मोनोपोली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभी तक हमने जो दो ऑर्गेनाइजेशन देखे थे वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में है, खास करके नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए यहाँ पे इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग को बदल कर की गई थी, मतलब योजना आयोग के जगह पे ही नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, साथ में ये स्टैट्यूटरी निकाय भी नहीं है। ये एक तरीके का थिंक टैंक बॉडी है जो सरकार को सरकार के लिए यह नीति बनाती है और उनको पेश करती है। ये किसी तरीके का कोई भी चीज लागू नहीं करती और ये संवैधानिक तो निकाय नहीं है। स्टेटमेंट 2 ये गलत हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसका थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है, ये भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही है। हमें बताना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिए गए हैं ये क्या कार्य करती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करके बताना है। इधर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है आपका ट्राई, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है आपका नबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और सबसे लास्ट में है आपका IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका कार्य क्या है वो हमें बताना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें मैच करके बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेबी क्या करती है? ये शेयर बाजार को नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है स्टॉक सिक्योरिटीज, जैसा कि नाम ही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? बी का 1 यानी कि ट्राई क्या करती है? ये टेलीकॉम सर्विसेज, जो भी हमारे देश में टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जो भी ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्राई ही रेगुलेट करती है। तीसरा है आपका नबार्ड, तो ये क्या करती है नबार्ड? ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को पुनर्वित्त व ऋण प्रदान करती है, मतलब रीफाइनेंस और क्रेडिट करती है रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को। और सबसे लास्ट में आपका IRDAI, तो ये क्या करती है? आपका बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करती है, जैसे कि बैंक के लिए RBI हो गई, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी हो गई, ठीक उसी तरीके से इंश्योरेंस के लिए आपका IRDAI होती है। अब चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो निम्न संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में, यानी सबसे पहले जो हुई है उनको सबसे पहले बताना है और सबसे लास्ट में कौन हुई है उस हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है। तो ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बताना है कि कौन कौन सा कब ऑर्गेनाइज हुआ था और उसे हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये नहीं होगा, ये मैं गलती से टिक कर दिया। ऑप्शन बी यानी कि 3 का 1, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबसे पहले स्थापित हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ था आपका 1944 में। उसके बाद है आपका 1, उसके वर्ल्ड बैंक भी आपका 1944 में ही हुआ था, लेकिन 1944 में पहले आपका IMF एस्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। तीसरा है आपका ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा कहाँ है, फिलीपींस मनीला में। और सबसे लास्ट में हुई थी आपका WTO की स्थापना हुई थी, अभी हमने पढ़ा है, वर्ष 1995 में। इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो GATT यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 3, जिसके तहत हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, सब अलग अलग सेक्शन से, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज से भी हमने देखा, कंप्यूटर से भी, और इस बार हमने 2 नए पोर्शन को ऐड किया है, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गए और अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे जो भी पोर्शंस हैं उसको मैं ऐड करते रहूंगा और क्वेश्चंस का नेचर कुछ इसी प्रकार के होगा, हमेशा मैं बदलते रहूंगा, कभी मॉडरेट लेवल का होगा, कभी हाई लेवल का होगा। देखिए इन सब क्वेश्चन से आपका जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनसे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। बाकी यूट्यूब पे लेक्चर्स जो है वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।